तो आज का फर्स्ट वर्ड है रैप्लीट। रैप्लीट मतलब होता है फलना फूलना, भरा होना, समृद्ध होना। जब कोई चीज़ या जगह पूरी तरह से किसी चीज़ से भरी हुई या सप्लाई होती है, मतलब फुलफिल्ड है या अबंडेंट है, तो इसे बोलते हैं रैप्लीट। इट मीन्स फुल्ली और अबंडेंट फिल्ड और सप्लाइड विद समथिंग। सिनोनिम अबाउंडिंग मतलब भरपूर मात्रा में मौजूद, बहुत ज़्यादा होना। फुल मतलब पूरा भरा हुआ होना, एम्प्टी ना होना। ब्रिमिंग मतलब पूरी तरह से भरा हुआ होना, ओवरफ्लो कर देने वाला। एंटोनिम लैकिंग मतलब कमी होना, जो नहीं है। एम्प्टी मतलब खाली होना, बिल्कुल खाली है। डिप्राइव्ड मतलब वंचित होना, जो छूट गया है। सिंपली रेप्लीट मतलब होता है फुल और अबंडेंट। इसके अपोजिट क्या होगा? शॉर्टेज और एब्सेंस। Example: History is replete with examples of people who rose after failure. मतलब हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो रेप्लीट हैं, मतलब ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जहाँ लोग फेलियर के बाद सक्सेस पाए हैं। मतलब हर जगह ये स्टोरीज पुकार रही हैं कि हार के बाद भी जीत मुमकिन है। सिंपली ऐसे समझो कि लाइब्रेरी शेल्फ्स रेप्लीट विद द बुक्स, लाइब्रेरी फुल बुक्स से भरी हुई है। या मार्केट में वैरायटी से रेप्लीट स्टोर, मतलब मार्केट में वैरायटी भरपूर है। फ्रिजेस विदाउट फूड एम्प्टी लगता है। या स्टूडेंट डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से वंचित स्टूडेंट। या वॉलेट लैकिंग कैश, वॉलेट में पैसे की कमी होना। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन आया, चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेप्लीट? तो रेप्लीट मतलब अभी हमने देखा कि जो भरा पूरा है, ठीक है। तो अबाउंडिंग हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब हो जाता है भरपूर मात्रा में मौजूद, बहुत ज़्यादा होना। लैकिंग मतलब कमी हो गया। डिप्राइव्ड मतलब भी जो छोड़ा गया हो। एम्प्टी मतलब तो होता ही खाली है। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। ए अबाउंडिंग बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ टेनेसिटी, मतलब अडिगता या दृढ़ता, हट जिसे हम बोलते हैं, ज़िद्दी। जब कोई व्यक्ति निश्चय या लगातार प्रयास करने की कोशिश रखता हो, क्वालिटी रखता हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, मतलब डिटरमाइन रहना, तो इसे कहते हैं टेनेसिटी। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटरमाइन एंड परसिस्टेंट। सिनोनिम्स परसिस्टेंस मतलब लगातार प्रयास करना, रुकना नहीं है, जो रुकने नहीं वाला है। परसीवरेंस मतलब मुश्किलों से हार ना मानना। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा करना, गोल पर फोकस करना। एंटोनिम्स फ्रेजिलिटी मतलब कमज़ोरी या आसानी से टूट जाना। वीकनेस मतलब हिम्मत ना होना। सबमिशन मतलब लड़ाई छोड़ देना। सिंपली ऐसे समझो कि टेनेसिटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वीक और गिव अप। मतलब एक लड़ने को कहता है तो दूसरा हार मानने को कहता है। एग्जाम्पल: हिज टेनेसिटी वॉज एविडेंट इन हाउ ही कैप्ट पुशिंग डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स। उसने रिपीटेड फेलियर्स के बावजूद पुश करते रहे, तो उसकी टेनेसिटी दिखा रही है, तो उसकी टेनेसिटी दिख रहा था। मतलब कितनी बार हार मिला, मतलब कितनी बार हार मिले, रुकना नहीं है। अगर वीकनेस होती तो पहले ही बार में हार मान लेता, लेकिन डिटर्मिनेशन से ही सक्सेस मिलती है। सिंपली ऐसा समझो कि स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में फेल होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखता है, एग्ज़ाम परसिस्टेंसी है। एथलीट इंजरी के बाद ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है, स्पोर्ट्स परसिवरेंस है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस फ्लॉप होने से भी ट्राई करते रहता है, तो बिजनेस डिटर्मिनेशन है। अपोजिट में देखें तो ग्लास का आसानी से टूट जाना मटीरियल फ्रेजिलिटी है। या लीडर प्रेशर में डिसीजन ना लेना, लीडरशिप वीकनेस है। आर्ग्यूमेंट में जल्दी जल्दी हार मान लेना, पर्सनल सबमिशन है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है टेनेसिटी का। टेनेसिटी मतलब अभी हमने देखा जो दृढ़ता है, हट है, ठीक है। तो वीकनेस इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वीकनेस मतलब हो गया जो दुर्बल है, कमज़ोर है, ठीक है। सबमिशन मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है लड़ाई छोड़ देना, झुक जाना। फ्रेजिलिटी मतलब भी कमज़ोर हो गया, आसानी से टूट जाना, ठीक है।
परसीवरेंस आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है मुश्किलों से हार ना मानना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ स्लेकनिंग। स्लेकनिंग मतलब होता है ढील देना, ढीलापन, थिथिल होना या कम होना। मीनिंग जब कोई काम, गलती या इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाए या लूज़ हो जाए, जैसे डिमांड गिरना, तो इसे स्लैकिंग कहते हैं। इट मीन्स रिड्यूसिंग इन इंटेंसिटी और स्पीड। सिनोनिम्स स्लोइंग मतलब धीमा हो जाना, पेस गिरना, गति कम करना। ईजिंग मतलब आसान होना या टेंशन कम होना। डिमिनिशिंग मतलब हो गया घटना, क्वांटिटी या स्ट्रेंथ में घटना जिसे हम कहते हैं, या कम होते जाना। एंटोनिम्स इंटेंसिफाइंग मतलब तीव्र होना, बढ़ना, स्ट्रेंथ बनाना। टाइटनिंग मतलब हो गया किसी लूज चीज़ को टाइट होना या कसना, सख्त करना। इंक्रीजिंग मतलब हो गया बढ़ना, वृद्धि होना या ज़्यादा होना। सिंपली ऐसे समझो, स्लैकिंग मतलब होता है रिड्यूस और लूजन, और इसके अपोजिट क्या हो गए, बूस्ट और स्ट्रेंथन। एग्जाम्पल, द कंपनी नोटिस्ड अ स्लैकिंग डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। मतलब कंपनी को दिखा कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड स्लैकिंग हो रही है, मतलब पहले ज़्यादा थी अब धीरे धीरे कम हो रही है। अगर इंटेंसिफाइंग होती तो डिमांड बढ़ रही होती, लेकिन अब सेल्स स्लो हो गई है। सिंपली ऐसे समझो कि कार की स्पीड सडनली स्लोइंग डाउन, तो मतलब ड्राइविंग स्लोइंग है, ठीक है। या फिर वर्क प्रेशर ईजिंग आफ्टर डेडलाइंस, मतलब वर्क ईजिंग है। या फिर रेन डिमिनिशिंग से क्लाउड क्लियर होना, वेदर डिमिनिशिंग है। अपोजिट में देखें तो एक्सरसाइज से मसल टाइटनिंग होती है, तो फिटनेस टाइटनिंग है। या फिर पॉपुलेशन इंक्रीज इन सिटी, अर्बन इंक्रीजिंग हो गया। एंड लाइक स्टॉर्म इंटेंसिफाइंग विद द विंड, तो वेदर इंटेंसिफाइंग हो गया। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम देखना है स्लैकिंग का। तो स्लैकिंग मतलब हमारा होता है ढीला होना, कम होना या धीरे धीरे कम होते जाना। तो इंटेंसिफाइंग तो इसका अपोजिट हो गया। इंक्रीज मतलब भी बढ़ना हो गया। टाइटनिंग मतलब भी क्या हो गया, बढ़ते जाना, लूज से टाइट हो जाना। स्लोइंग इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज स्लोइंग मतलब हो गया किसी भी चीज़ का पेस गिरना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ वुबली। वुबली मतलब हो गया अस्थिर या फिर डगमगाता हुआ, जो काफ़ी कमज़ोर है। जब कोई चीज़ स्टेडी ना हो, हिलती जुलती हो या अनस्टेबल हो। जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वुबली होते हैं। स्टॉक मार्केट्स हमेशा वुबली कहलाते हैं। मीनिंग अनस्टेबल, नॉट स्टेडी और फॉर्म। सिनोनिम शेकी मतलब ट्रस्ट या बेस ना होना, हिलने वाला, कमज़ोर। अनस्टेडी मतलब अस्थिर है, डगमगाने वाला, बैलेंस नहीं रखने वाला। फ्लक्चुएटिंग मतलब उतार चढ़ाव वाला, बदलते रहने वाला, कांस्टेंट चेंजेस जो हम कहते हैं। एंटोनिम्स स्टेबल मतलब जो स्थिर है, सॉलिड है, रिलायबल है, मजबूत है। फर्म जो सख्त है, दृढ़ है, जो हिलता नहीं है। स्टेडी मतलब स्थिर है, एक समान है, कंसिस्टेंट रहता है। सिंपली ऐसे देखो तो वुबली मतलब हो गया अनस्टेबल और शेकी, और इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, स्टेबल या स्टेडी या सॉलिड और बैलेंस्ड। एग्जाम्पल, द वुबली फाइनेंशियल मार्केट कॉज कंसर्न अमंग इन्वेस्टर्स। मतलब फाइनेंशियल मार्केट वुबली था, मतलब अनस्टेबल और फ्लक्चुएटिंग था। इन्वेस्टर्स को डर लगा कि कब गिर जाएगा। अगर स्टेबल होता तो कॉन्फिडेंट बढ़ता, लेकिन वुबली से सब कोई वरिड हो गए। सिंपली ऐसे समझो कि टेबल के जो पैर होते हैं वो शेकी होने से हिल जाते हैं, तो फर्नीचर शेकी हो जाता है। स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग डेली, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस हो गए। या अपोजिट में देखें तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग स्टेबल इन अर्थक्वेक, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी है। या फिर फर्म हैंडशेक स्लोइंग कॉन्फिडेंस, मतलब पर्सनल फर्म है। या फिर स्टेडी जॉब विद नो अप्स एंड डाउन्स, करियर स्टेडी है। मतलब वो नहीं बोलते गवर्नमेंट जॉब है वो स्टेडी रहती है, मतलब स्थिर रहती है, वुबली नहीं है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है वुबली का। तो वुबली मतलब हो गया जो डगमगा जाने वाला। तो फर्म मतलब तो हो गया स्थिर, जो दृढ़ है। शेकी इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज शेकी मतलब होता है कमज़ोर, जिसका कोई बेस ना हो।
स्टेबल हो नहीं सकता, स्टेडी मतलब हो नहीं सकता, स्टेबल मतलब हो गया मजबूत, स्टेडी मतलब हो गया स्थिर रहना, कंसिस्टेंट रहना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ट्रांसग्रेजिंग। मतलब हो गया अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना या सीमा लांघना। जब कोई व्यक्ति निर्धारित सीमाओं से नियमों को पार कर जाए, तो जैसे कानून तोड़ना या बाउंड्री क्रॉस करना, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेजिंग कहते हैं। इट मीन्स गोइंग बियॉन्ड द सेट लिमिट्स और बाउंड्रीज, स्पेशली ब्रेकिंग अ लॉ और रूल। सिनोनिम्स, वायलेटिंग मतलब उल्लंघन करना, तोड़ना, रूल्स को ब्रेक करना। ट्रेसपासिंग मतलब फॉरबिडन एरिया में जाना या सीमा पार करना। इनफ्रिंगिंग मतलब अधिकारों का अतिक्रमण करना या राइट्स को वायलेट करना। एंटोनिम्स, ओबेइंग मतलब आज्ञा का पालन करना, रूल्स फॉलो करना। फॉलोइंग मतलब पाथ, जो बताया हुआ पाथ है उस पर चलना। रिस्पेक्टिंग मतलब बाउंड्रीज को मारना, सम्मान करना, आदर देना। सिंपली ऐसे याद रखो कि ट्रांसग्रेजिंग मतलब हो गया ब्रेक और क्रॉस लिमिट्स जिसे हम कहते हैं, या अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉलो करना और रूल्स को ऑनर करना। एग्जाम्पल, द फिशरमैन वर एक्यूज्ड ऑफ ट्रांसग्रेजिंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज वाइल फिशिंग। मतलब मछुआरे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को ट्रांसग्रेजिंग कर रहे थे फिशिंग के टाइम पे। मतलब सीमा पार कर दी, जो कानून के खिलाफ था। अगर ओबिंग करते तो सेफ रहते, लेकिन ट्रांसग्रेजिंग तो प्रॉब्लम हो गई। सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि स्पीड लिमिट वायलेट करना ट्रैफिक में ट्रैफिक वायलेटिंग हो जाता है। कॉपीराइट आ जाना किसी कंटेंट पे तो वो डिजिटल इन्फ्रिंजिंग हो जाता है। अपोजिट में देखें तो लॉज स्ट्रिक्टली ओबेइंग इन कोर्ट तो लीगल ओबेइंग हो जाएगा। या फिर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इन ऑफिस वर्क फॉलोइंग हो जाएगा। या फिर ट्रेडिशंस रिस्पेक्टिंग इन फैमिली कल्चरल रिस्पेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है ट्रांसग्रेजिंग का। तो ट्रांसग्रेजिंग मतलब हो गया अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना या फिर सीमा लांघना। तो ओबे मतलब तो हो गया किसी बात का आज्ञा का पालन करना। रिस्पेक्टिंग मतलब भी हो जाएगा सम्मान करना। फॉलोइंग मतलब भी किसी बात को फॉलो करना। वायलेटिंग मतलब वायलेट कर देना, रूल तोड़ देना। तो लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्मेयर। स्मेयर मतलब हो गया धब्बा लगना, दाग लगना या कलंक लगना, बदनामी होना, कीचड़ उछालना। जब कोई व्यक्ति झूठा कोई आरोप लगाकर दूसरों की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, जैसे कैंपेन से इमेज खराब करना, तो इसे स्मेयर कहते हैं। इट मीन्स टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन बाय मेकिंग फॉल्स और अनफेयर एक्यूजेशंस। अब जो लोग बायोलॉजी से होंगे या फिर जो लोग बायोलॉजी से होंगे वो शायद रिलेट कर पाएँ। स्मेयर मतलब जब हम कोई भी टेस्टिंग करने जाते हैं बैक्टीरियल या माइक्रोबियल लाइक, तो हम क्या करते हैं उसमें बैक्टीरियल स्मेयर बनाते हैं। तो स्मेयर मतलब एक ऐसा धब्बा सा बनाते हैं जिसे हम टेस्ट करते हैं। तो स्मेयर मतलब हो गया धब्बा। या फिर ऐसा भी याद रख सकते हो, हमारे कपड़ों पर किसी चीज़ का स्मेयर लग गया तो वो धब्बा लग गया है, ठीक है। सिनोनिम, स्लेंडर। स्लेंडर मतलब हो गया वर्बल फॉल्स अटैक, मतलब मानहानि करना, निंदात्मक बोलना। डीफेम मतलब बदनाम करना, अपमानित करना या फिर किसी की रेपुटेशन को खराब करना। टार्निश मतलब मैल लगाना, कलंकित करना, शाइन को डल करना। मैलिग्न मतलब निंदात्मक रूप से बोलना, बुरा कहना, बहुत बुरा कहना। मेलिशियसली बैड माउथ करना किसी को। एंटोनिम्स मतलब अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अच्छा। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, गुड थिंग्स बोलना, तारीफ करना। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट शो करना, सम्मान देना, आदर देना। ग्लोरीफाई मतलब ऊंचा उठाना, किसी को एक्सेल्ट करना। कमेंड मतलब सराहना करना, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। सिंपली ऐसे समझो, स्मेयर मतलब हो गया डैमेज रेपुटेशन, मतलब किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्ड अप द रेपुटेशन। Example, the politician's image was ruined by a vicious smear campaign launched by his opponents. मतलब पॉलिटिशियन की इमेज एक विशियस स्मेयर कैंपेन से बर्बाद हो गई। ओपोजिशन ने झूठे एक्यूजेशंस लगाए ताकि बदनाम हो जाए। अगर प्रेज होती तो इमेज स्ट्रांग होती, लेकिन मैलिग ने सब खराब कर दिया। सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि राइवल कंपनीज फॉल्स एड से ब्रांड स्लेंडर करना तो बिजनेस स्लैंडरिंग हो गई। या ऑनलाइन ट्रोल से सेलिब्रिटी को डीफेम होना तो वो क्या हो गया, सोशल मीडिया डीफेम हो गया।
ओल्ड मेडल टार्निश होने से वैल्यू गिरना, तो ऑब्जेक्ट टार्निश हो गया। अपोजिट में देखें तो फ्रेंड्स को सक्सेस से, फ्रेंड के सक्सेस पे प्रेज करना, पर्सनल प्रेजिंग हो गया। या लीडर को अचीवमेंट से ऑनर देना, तो पब्लिक ऑनरशिप हो गई। या बुक में हीरो को ग्लोरीफाई करना, तो स्ट्रॉन्ग ग्लोरिफिकेशन हो गया। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है स्मेयर का, तो स्मेयर मतलब होता है दाग धब्बा लगना। डीफेम, डीफेम मतलब तो हो गया बदनाम। मैलिग्न मतलब भी हो गया बैड माउथ करना किसी को। स्लेंडर मतलब भी हो गया मतलब फॉल्स, वर्बल फॉल्स अटैक देना या फिर मानहानि का दावा करना। टार्निश मतलब भी हो गया किसी की शाइन को डल करना। ग्लोरीफाई मतलब इसका आंसर हो सकता है, ग्लोरीफाई मतलब हो गया किसी को एक्सल्ट करना, मतलब ऊंचा दिखाना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एनक्यूम्बरेंस, मतलब भार, बोझ, बाधा या व्यवधान कहते हैं। या जब कोई चीज़ या जिम्मेदारी आपकी तरक्की में रुकावट या बोझ बन जाए, मतलब प्रोग्रेस को रोक दे, तो इसे क्या बोलते हैं, इनक्यूबरेंस कहते हैं। इट मीन्स अ बर्डन और इम्पेडिमेंट दैट हिंडर्स प्रोग्रेस। सिनोनिम ऑब्स्टिकल, मतलब बाधा बन गया, रुकावट बन गया, काम को रोकने वाला। बर्डन मतलब हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ होना, जिम्मेदारी होना। हिंड्रेंस मतलब रुकावट जो आगे बढ़ने ना दे, विघ्न लाए, रुकावट लाए। इम्पेडिमेंट मतलब अड़चन आना, जब कोई रोकने वाली चीज़ हो जाए, ठीक है। एंटोनिम्स एडवांटेज मतलब जो फ़ायदा दे, जो मदद करे। एड मतलब जो हेल्प करे, सहायता दे। सपोर्ट मतलब जो मददगार हो, सहारा हो, समर्थन से दिखाए, ठीक है। असिस्टेंस मतलब जो सहयोग दे, सहायता दे। एनक्यूम्बरेंस मतलब ऐसे याद रखो कि ऑब्स्ट्रक्शन और बर्डन लगने वाला, रुकावट या बोझ है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, हेल्प और सपोर्ट, मदद और सहारा। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल डेब्ट्स बिकम अ मेजर एनक्यूबरेंस इन लॉन्चिंग हिज स्टार्टअप, मतलब फाइनेंशियल डेब्ट्स उसके स्टार्टअप के लिए एक बड़ा इंक्यूबरेंस बन गया, मतलब ये बोझ उसकी ग्रोथ को रोक रहा था। अगर एडवांटेज मिलता तो आसानी से प्रोग्रेस होती, लेकिन ये बर्डन रीसेट कर रहा था। सिंपली ऐसे समझो कि हैवी लोन रीपेमेंट का बिजनेस पे बोझ होना फाइनेंशियल बर्डन कहलाता है। या फिर ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हो जाना ड्राइविंग हिंड्रेंस है। या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन पर्सनल बर्डन हो जाता है। अपोजिट में देखें तो स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स को एड मिलना फाइनेंशियल एड है। या टीम का प्रोजेक्ट में सपोर्ट देना, टीम प्रोजेक्ट, टीम सपोर्ट हो गया। ये टेक्नोलॉजी का असिस्टेंस ग्रोथ बढ़ाता है, टेक असिस्टेंस हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है इनक्यूबरेंस का। इनक्यूबरेंस मतलब हो गया बोझ, बाधा, ठीक है। तो अभी इसका अपोजिट चेकआउट करते हैं, हमें अपोजिट बताना है। तो ऑब्स्टिकल मतलब तो हो गया रुकावट, बर्डन मतलब भी हो गया हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, हिंडरेंस मतलब भी हो गया जो रुकावट हो और आगे बढ़ने ना दे। एडवांटेज आंसर हो जाएगा, बिकॉज एडवांटेज मतलब हो गया जो मदद करे या फ़ायदा दे। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ट्रैवल। ट्रैवल मतलब हो गया पीड़ा या फिर कठिन परिश्रम, कष्ट, जब कोई व्यक्ति को दर्द भरा मेहनत या तकलीफ से गुजरना पड़े, जैसे इमोशनल या फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, मतलब लेबोरियस एफर्ट्स या फिर हार्डशिप, तो ऐसे क्या कहेंगे, ट्रैवल कहेंगे। इट मीन्स पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट, सफरिंग और हार्डशिप। सिनोनिम्स टॉयल मतलब कठोर श्रम, मेहनत करना, फिजिकल वर्क कहते हैं। हार्डशिप मतलब डिफिकल्ट कंडीशन आ जाना, कठिनाई आना। स्ट्रगल मतलब फाइट अगेंस्ट द ऑड्स, मतलब संघर्ष करना। ऑर्डिल मतलब टफ ट्रेल होना, मतलब कष्टपूर्ण परीक्षा होना जिसे हम कहते हैं। एंटोनिम्स ईज मतलब आसानी से हो जाना, विदाउट एफर्ट्स। कंफर्ट मतलब प्लीजेंट स्टेट है। प्लेजर मतलब एन्जॉयमेंट है, सुख है, आनंद है। रिलैक्सेशन मतलब रेस्ट है, स्ट्रेस है, रेस्ट है, स्ट्रेस नहीं है, छुट्टी है, विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सिंपली ऐसे समझो, ट्रैवल मतलब होता है पेन और स्ट्रगल, तो अपोजिट क्या होगा, ईज एंड जॉय। एग्जाम्पल, आफ्टर ईयर्स ऑफ इमोशनल एंड फाइनेंशियल ट्रैवल शी फाइनली अचीव्ड सक्सेस, मतलब सालों की इमोशनल और फाइनेंशियल ट्रैवल के बाद उसने सक्सेस पाई, मतलब इतनी तकलीफ और मेहनत के बावजूद रुकना नहीं है। अगर ईज होती तो बिना स्ट्रगल के मिल जाता, लेकिन ये ऑर्डिल ने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। सिंपली ऐसे समझो कि डेली
डेली लॉन्ग आवर्स फैक्ट्री में टॉयल करना मतलब वर्कर टॉयल हो जाते हैं, या पॉवर्टी में जीने की हार्डशिप लाइफ हार्डशिप है, या एग्ज़ाम प्रिपरेशन का इंटेंस स्ट्रगल स्टूडेंट स्ट्रगल कहलाता है, या फिर अपोजिट में देखें तो जॉब इंटरव्यू का स्ट्रेसफुल ऑर्डर करियर ऑर्डर कर देता है। वीकेंड्स पे फुल रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट वेकेशन कंफर्ट जैसा फील होता है। हॉबी में प्योर प्लेजर लेना पर्सनल प्लेजर कहलाता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है ट्रैवल का। तो ट्रैवल मतलब होता है पीड़ा या कष्ट, ठीक है। तो इसका अपोजिट हमने देखना है। स्ट्रगल मतलब तो क्या हो गया, जो कि हमें संघर्ष कराने को के लिए बोलता है। ऑर्डिल मतलब हो गया जो टफ है या कष्टपूर्वक कोई परीक्षा है। हार्डशिप मतलब हो गया कि जो डिफ़िकल्ट कंडीशन है। तो ईज़ मतलब हो जाएगा जो ईजीली हो जाता है, कि बिना किसी एफर्ट के हो जाता है। तो इसका अपोजिट हो जाना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब हो गया दया या क्षमा, सहानुभूति। जब कोई पर्सन या कोई अथॉरिटी ऐसे पर्सन के प्रति दयालुता या फिर सहानुभूतिक व्यवहार दिखाता है, तो जैसे जिसे सख्त सज़ा मिल सकती है, मतलब मर्सी या फिर लीनियंसी, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लेमेंसी कहा जाता है। मीनिंग मर्सी और लीनियंसी शोन टुवर्ड्स समवन हु कुड बी पनिश्ड हार्शली। मर्सी मतलब दया करो, हार्शनेस कम करो। लीनियंसी मतलब रिड्यूस स्ट्रिक्टनेस, माफ़ करना। कंपैशन मतलब दर्द समझना किसी चीज़ का, सहानुभूति देना। फॉरगिवनेस मतलब गलती माफ़ कर देना। एंटोनिम्स हार्शनेस मतलब कठोर या सख्त व्यवहार करना। सीवियरिटी मतलब कड़ी सज़ा देना। क्रुएल्टी मतलब दयाहीन व्यवहार करना। स्ट्रिक्टनेस मतलब रूल्स का सख्त पालन करना। सिंपली ऐसे समझो क्लेमेंसी मतलब हो गया कंपैशन और लीनियंसी। अपोजिट में देखें तो क्या हो जाएगा, रिजिडिटी एंड अनकम्पैशनेट। एग्जाम्पल, द प्रिजनर्स सेंटेंस वॉज रिड्यूस्ड ड्यू टू द क्लेमेंसी शोन बाय द जज। सिंपली इसका मतलब है कि जज ने प्रिजनर के प्रति क्लेमेंसी दिखाई, इसलिए उसकी सज़ा कम हो गई। मतलब हार्श पनिशमेंट के बजाय दयालु व्यवहार हुआ। अगर स्ट्रिक्टनेस होती तो सज़ा बढ़ती, लेकिन मर्सी ने उसकी लाइफ बेटर कर दी। सिंपली ऐसे समझो कि प्रिजनर्स को जज की मर्सी मिलना लीगल मर्सी हो गई, या बॉस की लीनियंसी से एम्प्लॉय को चांस मिलना, वर्क प्लेस में लीनियंसी हो गई। स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना, लीगल स्ट्रिक्टनेस हो गई। अपोजिट में देखें तो पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना बच्चों पे फैमिली स्ट्रिक्टनेस हो जाता है। टीचर्स की कंपैशन से स्टूडेंट्स को इम्प्रूव होना, एजुकेशनल कंपैशन हो जाएगा। या फिर लॉ एनफोर्समेंट की क्रूएल्टी से फियर होना, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव क्रूएल्टी हो गई। अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है क्लेमेंसी का। तो क्लेमेंसी मतलब हो गया दयालु। अपोजिट तो हमें यहीं पे दिखाई दे गया। हार्शनेस मतलब हो गया थोड़ा क्रूअल होना। मर्सी मतलब दया। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा कर देना। कंपैशन मतलब भी वही हो जाता है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्शनेस। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। ना तो आज का फर्स्ट वर्ड है टेथर्ड। टेथर्ड मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब बंधा हुआ या सीमित है। जब कोई चीज़ या कॉन्सेप्ट किसी से बंधा हो या लिमिटेड हो, अक्सर मेटामॉर्फिकली, जैसे फ्रीडम रोकना, तो इसे टेथर्ड कहते हैं। इट मीन्स टाइड और लिमिटेड बाय समथिंग, ऑफन मेटामॉर्फिकली। सिनोनिम्स, बाउंड मतलब रिस्ट्रिक्शन से जकड़ा हुआ है। टाइड मतलब फिजिकली या फिगरेटिवली कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब लिंक्ड रहना। एंटोनिम्स, फ्रीड मतलब नो रिस्ट्रिक्शंस, मुक्त है, आज़ाद है। डिटैच्ड मतलब डिसकनेक्टेड होना। अनबाउंड मतलब फ्री फ्रॉम टाइज, मतलब जो स्वतंत्र है। सिंपली टेथर्ड मतलब होता है टाइड एंड लिमिटेड। अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्री एंड इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल, social security in India has traditionally been tethered to formal employment। मतलब इंडिया में सोशल सिक्योरिटी ट्रेडिशनली टेथर्ड है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से, मतलब ये बंधी हुई है जॉब के साथ, बिना उसके मुश्किल है। अगर फ्रीड होती तो इंडिपेंडेंट होती, लेकिन टेथर्ड से लिमिटेड रह जाती है। सिंपली ऐसे समझो कि डॉग लीश से बाउंड रहना,
पेट बाउंडिंग है, या फ़ोन चार्जर से टाइड डिवाइस टेक टाइडिंग है, या इमोशन से कनेक्टेड रिलेशनशिप कैसी हो जाएगी, इमोशनली कनेक्टेड। अपोजिट में देखें तो बर्ड को आप केज से फ्रीड कर दो तो वो कैसा हो जाता है, एनिमल फ्रीड। या ओल्ड हैबिट से डिटैच्ड होना, पर्सनल डिटैचमेंट हो गया। या रूल से अनबाउंडेड क्रिएटिविटी, तो कैसा हो जाएगा, क्रिएटिव अनबाउंड हो जाएगा। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है टेथर्ड का। टेथर्ड मतलब हो गया बंधा हुआ, तो अनबाउंड मतलब तो हो गया जो बंधा हुआ नहीं है। फ्रीड मतलब खुला छोड़ दिया है। डिटैच्ड मतलब मुक्त है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बाउंड क्या आ जाएगा, जो बंधा हुआ है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ओमिनस। ओमिनस मतलब हो गया कि जो कि अशुभ है, मतलब भय उत्पन्न करने वाला है। जब कोई बात या सिचुएशन बुरी घटना से भविष्यवाणी करे, या मतलब डर या बैड साइंस दे, जैसे इकोनॉमिकली डाउन टर्न हो, तो इसे ओमिनस कहते हैं। इट मीन्स गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। सिनोनिम्स, थ्रेटनिंग मतलब डेंजर दिखाना, धमकी भरा। फोरबॉडिंग मतलब अशुभ संकेत देने वाला, बैड ओमेन फील जिसे कहते हैं। या ग्रिम, ग्रिम मतलब डार्क या फिर सीरियस, काला या फिर भयानक जिसे कहते हैं। एंटोनिम्स, प्रॉमिसिंग मतलब गुड फ्यूचर दिखाना, आशाजनक बनना, उज्जवल बताना, होपफुल मतलब पॉजिटिव वाइब्स। रीअश्योरिंग मतलब कंफर्ट देना। सिंपली ओमिनस मतलब हो गया अशुभ या फिर डार्क, या फिर थ्रेटनिंग एंड डार्क। अपोजिट में देखेंगे तो ब्राइट एंड पॉजिटिव। Example, the lowered GDP estimate in an ominous sign for the country's economic health. मतलब लोअर जीडीपी एस्टिमेट एक ओमिनस साइन है इकोनॉमी के लिए, मतलब बुरी हालत आने वाली है, सबको टेंशन है। अगर प्रॉमिसिंग होता तो ग्रोथ की उम्मीद होती, लेकिन ओमिनस से सब वरीड हो गए। सिंपली ऐसे समझो कि डार्क क्लाउड से थ्रेटनिंग वेदर होना, वेदर थ्रेटनिंग हो जाती है। बैड न्यूज़ से फॉरबिडिंग फीलिंग होना, पर्सनल फॉरबिडिंग हो गया। या वॉर रिपोर्ट से ग्रिम सिचुएशन होना। या अपोजिट देखें तो न्यू जॉब ऑफर से प्रॉमिसिंग करियर दिखना। या डॉक्टर की गुड रिपोर्ट से होपफुल रिकवरी होना। या फिर फ्रेंड के सपोर्ट से रीअश्योरेंस टॉक होना। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है ओमिनस का। तो ओमिनस मतलब हो गया अशुभ, तो होपफुल तो क्या हो जाएगा, जो कि अच्छा है, ठीक है। प्रॉमिसिंग मतलब भी क्या हो जाएगा, जो फ्यूचर अच्छा दिखा रहा है। रीअश्योरेंस तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, थ्रेटनिंग मतलब क्या हो गया इसका, जो डेंजर दिखा रहा है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एंग्विश्ड, मतलब पीड़ित या दुखी होना, व्यथित होना। मीनिंग जब कोई व्यक्ति गंभीर मानसिक या शारीरिक दुख या तकलीफ से गुजरता हो, जैसे सौरों से परेशान, तो उसे एंग्विश्ड कहते हैं। इट मीन्स एक्सपीरियंसिंग सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। सिनोनिम, डिस्ट्रेस्ड मतलब इमोशनली अपसेट होना। टॉर्मेंटेड मतलब कांस्टेंट मेंटल टॉर्चर होना। पेन्ड मतलब हर्ट फीलिंग या फिर बॉडी में दुख होना, कष्ट होना। एंटोनिम्स, काम मतलब पीसफुल स्टेट है। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड एंड हैप्पी है। सिरेन मतलब ट्रैंक्विल या रिलैक्स्ड है, शांत है, निर्मल है। सिंपली एंग्विश्ड मतलब हो गया सीवियर पेन और सफरिंग। अपोजिट क्या हो जाएगा, पीस एंड हैप्पीनेस। एग्जाम्पल, हर एंग्विश्ड एक्सप्रेशन रिवील द डेप्थ ऑफ हर सॉरो ओवर द ट्रेजिक न्यूज़। मतलब उसकी एंग्विश्ड एक्सप्रेशन से पता चला कि ट्रेजिक न्यूज़ से कितना गहरा दुख हुआ है। मतलब फेस पे ही सफरिंग दिखाई दे रही थी। अगर काम होती तो शांत रहती, लेकिन टॉर्मेंटेड से सब परेशान हो गए। सिंपली ऐसे समझो कि बैड ब्रेकअप से डिस्ट्रेस फीलिंग होना, या नाइटमेयर से टॉर्मेंटेड स्लीप होना, इंजरी से पेंटेड बॉडी होना। अपोजिट में देखें तो मेडिटेशन के बाद काम माइंड होना, या फिर गुड मील के बाद कंटेंट स्टमक होना। नेचर वॉक से सेरीन मूड होना। चलिए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम ऑफ एंग्विश्ड, एंग्विश्ड मतलब हो गया दुखी।
तो काम तो क्या हो गया, शांत हो जाना। कंटेंट मतलब भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड होना। सेरेन मतलब भी क्या हो गया, रिलैक्स्ड रहना। तो डिस्ट्रेस्ड क्या आ जाएगा इसका आंसर, बिकॉज डिस्ट्रेस्ड मतलब हो गया इमोशनली अपसेट होना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब हो गया असंतोष, मतलब कटुता। जब कोई व्यक्ति अन्यपूर्ण व्यवहार के कारण कठोर, क्रोध या नाराजगी महसूस करे, जैसे अनफेयर ट्रीटमेंट या बिटरनेस, तो इसे क्या बोलते हैं, रेसेंटमेंट बोलते हैं। इट मीन्स बिटर इंडिग्नेशन एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली। सिनोनिम्स, बिटरनेस मतलब लॉन्ग लास्टिंग एंगर होना। एंगर मतलब इंटेंस इमोशनल रिएक्शन होना, क्रोध, गुस्सा होना। डिस्प्लेजर मतलब माइल्ड बट ऑनगोइंग इरिटेशन, हमेशा रहती है नाराजगी या संतोष। एंटोनिम्स, कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फाइड स्टेट होना। एक्सेप्टेंस मतलब पीसफुल अग्रीमेंट होना। सेटिस्फैक्शन मतलब पॉजिटिव फुलफिलमेंट होना। सिंपली ऐसे समझो कि रिसेंटमेंट मतलब हो गया बिटर एंगर फ्रॉम अनफेयरनेस या फिर कटुता, असंतोष। अपोजिट क्या हो जाएगा, संतोष, स्वीकृति या फिर काम और पॉजिटिविटी। एग्जाम्पल, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनसेस क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज। सिंपली क्या हो गया कि अनइक्वल बोनसेस ने एम्प्लॉयज़ में रिसेंटमेंट पैदा कर दिया, मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट ने, मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट से सब नाराज़ हो गए, बिटरनेस बढ़ गई। अगर एक्सेप्टेंस होती तो सब ठीक रहता, लेकिन ये एंगर ने टीम को अफेक्ट कर दिया। सिंपली ऐसे समझो कि प्रमोशन मिस होने से बिटरनेस हो गई सभी में बॉस के अगेंस्ट। आर्ग्यूमेंट के बाद फैमिली में एंगर हो जाना, या फिर सर्विस में डिले से कस्टमर का डिस्प्लेजर होना। अपोजिट में देखें तो गुड सैलरी से जॉब का कंटेनमेंट होना, डिसीजन को एक्सेप्ट करना या अचीवमेंट से सेटिस्फैक्शन मिलना। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब हो गया असंतोष या कटुता। तो बिटरनेस तो इसका यही आंसर आ जाएगा, बिकॉज बिटरनेस मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग एंगर या कटु शब्द बोलना। कंटेनमेंट नहीं होगा, एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब मनमाना या फिर अपनी इच्छा से करना। जब कोई फैसला या व्यवहार विचार या नियम के बिना सिर्फ इच्छा या रैंडम चॉइस के बेस्ड हो, तो इसे बोलते हैं आर्बिट्री। इट मीन्स बेस्ड ऑन अ रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर देन रीजन और सिस्टम। सिनोनिम्स, कैप्रिशियस मतलब अनप्रिडिक्टेबल मूड। विम्सिकल मतलब फैंसी या सडन आइडिया पे। डिक्टेटोरियल मतलब बॉसी या फिर यूनिलेटरल, तानाशाही कहते हैं जिसे। एंटोनिम्स, रेशनल मतलब रीजन बेस्ड है, तार्किक है, विवेकपूर्ण है। फेयर मतलब जस्ट और ज़्यादा बैलेंस्ड है, उचित है। सिस्टमिक मतलब प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब मतलब आर्बिट्री मतलब क्या हो गया, जो कोई लॉजिक का नहीं है, मनमानी है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, रीजन है, ऑर्डर है, मतलब जिसे समझाया जा सके। एग्जाम्पल, द आर्बिट्री डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट लेड टू अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। मतलब मैनेजमेंट के आर्बिट्री डिसीजन ने एम्प्लॉयज़ में इनसिक्योरिटी पैदा कर दी, मतलब बिना रीजन के फैसले सबको परेशान किया। अगर रेशनल होता तो फेयर रहता, लेकिन विम्स्किल से टीम अनस्टेबल हो गई। अपोजिट में देखें तो लॉजिकल डिबेट या रेशनल कंक्लूजन होना, इक्वल पे से फेयर ट्रीटमेंट होना, स्टेप बाय स्टेप प्लान, सिस्टमैटिक अप्रोच करना। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। के सिनोनिम बताना। आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब हो गया मनमानी करना। तो रेशनल मतलब तो क्या हो जाएगा, रीजन बेस्ड हो जाएगा। फेयर मतलब निष्पक्ष हो जाएगा। सिस्टमिक मतलब हो जाएगा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड। कैप्रिकस मतलब हो जाएगा कि जो अनप्रिडिक्टेबल है, अपने मूड से जो कर रहा है बिना किसी रीजन के। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एक्ज्यूबरेंट मतलब उत्साही। भाई बहुत ज़्यादा उत्साही है ये, ऐसा नहीं बोलते हम प्रफुल्लित है, ऊर्जावान है। जब कोई व्यक्ति या सिचुएशन जिंदा दिली, एनर्जी या एक्साइटमेंट से भरा हो, जैसे लाइवली सपोर्ट हो, तो इसे कहते हैं एक्ज्यूबरेंट। इट मीन्स फिल्ड विद
or characterized by a lively energy or excitement. Synonyms: enthusiastic मतलब full of zeal, energy, जोशीला, उत्साही, energetic मतलब हाई वाइटलिटी के साथ है, ऊर्जावान है, lively मतलब वाइब्रेंट है, एक्टिव है. एंटोनिम्स: ग्लूमी मतलब डार्क और सैड है, उदास है. एपेथेटिक मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, उदासीन है, ठीक है, भावहीन है. सबड्यूड मतलब लो एनर्जी है. एक्सूबरेंट मतलब हो गया लाइवली एंड एक्साइटेड. इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? डल और पैसिव, ठीक है. एग्जाम्पल: द फैन शोड एक्सूबरेंट सपोर्ट फॉर देयर टीम थ्रू आउट द मैच. मतलब फैंस ने पूरे मैच भर एक्सूबरेंट सपोर्ट दिखाया टीम को, मतलब फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट से चीयर किया. अगर ग्लूमी होते तो बोरिंग रहता, लेकिन ये लाइवली वाइब ने सबको बूस्ट कर दिया. सिंपली ऐसे समझो, पार्टी में एंथुसियास्टिक डांसिंग, मॉर्निंग वर्कआउट से एनर्जेटिक स्टार्ट होना, फेस्टिवल क्राउड से लाइवली मस्ती होना. अपोजिट देखें तो रेनी डे में ग्लूमी मूड होना, बोरिंग लेक्चर से एपेथेटिक स्टूडेंट का होना, या फिर क्वाइट रूम में सबड्यूड एटमॉस्फेयर होना. अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. एंटोनिम बताना एक्सूबरेंट का. एक्सूबरेंट मतलब हो गया उत्साही, प्रफुल्लित या ऊर्जावान. तो एंथुसियास्टिक तो सेम हो जाएगा, एनर्जेटिक भी हो जाएगा सेम, लाइवली भी सेम हो जाएगा. तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? एपेथेटिक. एपेथेटिक मतलब हो गया जो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है. लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डिस्क्रेनेबल. डिस्क्रेनेबल मतलब हो गया स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, पहचानने योग्य, ठीक है. जब कोई चीज़ देखने, पहचानने या समझने लायक हो, जैसे क्लियर इंप्रूवमेंट, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रेनेबल. इट मीन्स एबल टू बी सीन, रिकॉग्नाइज्ड और अंडरस्टूड. सिनोनिम: नोटिसेबल मतलब इजीली स्पॉट किया जा सके. परसेप्टेबल मतलब सेंस से फील हो या अनुभव करने योग्य हो. एविडेंट मतलब ऑब्वियस और क्लियर. एंटोनिम्स: इनडिस्टिंक्ट मतलब जो कि क्लियर नहीं है, धुंधला है. वैग मतलब फजी है, अनक्लियर है. इम्परसेप्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा सटल है, अनुभव ना होने वाला. सिंपली डिस्क्रिनेबल मतलब क्या हो गया? जो कि क्लियर और नोटिसेबल है. तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लरी और हिडन. एग्जाम्पल: अ डिस्क्रिनेबल इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशंस हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड इन रीसेंट मंथ. रीसेंट मंथ्स में इकोनॉमिक कंडीशंस में डिस्क्रिनेबल इम्प्रूवमेंट दिखा, मतलब क्लियरली विजिबल बदलाव सबको समझ आया. अगर वेग होता तो कन्फ्यूजन रहती, लेकिन ये एविडेंट से होप बढ़ाया. सिंपली ऐसे समझो कि न्यू हेयर कट नोटिसेबल चेंज है, सटल सेंट परसेप्टेबल इन द रूम, या फिर एविडेंस इज एविडेंट इन द केस, कैसा हो गया? लीगल हो गया. अपोजिट में देखें तो फॉगी फोटोज इनडिस्टिंक्ट डिटेल्स, या फिर ड्रीम का वेग मेमोरी होना, या फिर टाइनी साउंड इम्परसेप्टेबल है, ऑडियो इम्परसेप्टेबल हो गया. चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. ओके, एंटोनिम बताना है. इनडिस्क्रिमिनेबल का मतलब हो गया स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला. तो नोटिसेबल तो सेम हो जाएगा, जो दिखाई देता है, इजी टू स्पॉट है. परसेप्टेबल भी मतलब सेंसेस या से फील हो. एविडेंट मतलब भी हो गया ऑब्वियस है, क्लियर है. इनडिस्टिंक्ट मतलब जो क्लियर नहीं है, धुंधला है, नॉट क्लियर. लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं. बिल्कुल सही है भी हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ मैलवोलेंस. मतलब द्वेष है या फिर दुर्भावना है. जब कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखे, जैसे एविल विशेस, तो उसे क्या बोलते हैं? मैलवेलेंस कहते हैं. इट मीन्स द स्टेट ऑफ विशिंग हार्म और एविल अपॉन अदर. सिनोनिम्स: मैलिस मतलब इंटेंशनली हार्म करना. हॉस्टैलिटी मतलब ओपन एनमिटी मतलब शत्रुता या वैर व्यवहार करना. इलविल मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आना, बुरा मन होना, ठीक है. एंटोनिम्स: बिनेवलेंस मतलब काइंड इंटेंशंस होना. काइंडनेस मतलब हेल्पफुल नेचर होना. गुडविल मतलब पॉजिटिव रिगार्ड. सिंपली मेलेवलेंस मतलब क्या हो गया? हार्मफुल विशेस. तो अपोजिट क्या हो जाएगा? हेल्पफुल एंड पॉजिटिव. एग्जाम्पल: हिज मेलेवलेंस टुवर्ड्स हिज राइवल वॉज एविडेंट इन हिज हार्श वर्ड एंड एक्शंस. मतलब उसकी राइवल के प्रति मेलेवलेंस हार्श वर्ड और एक्शन में दिखी, मतलब वो सच में नुकसान पहुंचाने की इच्छा कर रहा था. अगर बेलेवलेंस होती तो काइंडनेस दिखती, लेकिन
ये हॉस्टैलिटी ने सबको अफेक्ट किया। सिंपली समझो कि ऑफिस राइवलरी से मैलिस बढ़ना, या आर्ग्यूमेंट के बाद हॉस्टैलिटी फील करना, या फिर जेलसी से इल विल रखना, या फिर अपोजिट देखे तो चैरिटी से बिलेविलेंस दिखाना, या फिर हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, तो ये क्या हो गया, काइंडनेस एक्ट हो गया, या फ्रेंड्स या फिर फ्रेंडशिप में गुड विल मेंटेन करना। अभी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बता रहा है मेलेवलेंस का। मेलेवलेंस मतलब हो गया दुर्व्यवहार करना। तो इल विल तो अभी बताया नेगेटिव फीलिंग होना। हॉस्टैलिटी मतलब ओपन शत्रुता होना। मैलिस मतलब हो गया इंटेंशनली किसी को हार्म करना। तो आंसर क्या आ जाएगा, काइंडनेस, मतलब हेल्पफुल नेचर रखना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ आउटरेजियस, मतलब अपमानजनक। अपमानजनक, शर्मनाक मतलब असहनीय, कुछ ऐसा जो बहुत ही बुरा, अधिक या शॉक देने वाला हो, मतलब अनएक्सेप्टेबल या एक्सेसिव हो। यूज आउट, उसे आउटरीच कहते हैं। इट मीन्स शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव। सिनोनिम स्कैंडलस मतलब सोशली अनएक्सेप्टेबल है। डिसग्रेसफुल, वेरी शेमफुल, अपमानजनक है। अपेलिंग मतलब शॉकिंग और टेरिबल है। एंटोनिम्स एक्सेप्टेबल मतलब रीजनेबल है, अलाउड है। रीजनेबल मतलब फेयर एंड सेंसिबल है। मॉडेस्ट मतलब नॉट एक्सेसिव। सिंपली आउटरीजियस मतलब हो गया एक्सेसिव एंड अनएक्सेप्टेबल। अपोजिट क्या हो जाएगा, फेयर एंड एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल, द आउटरीजियस रिमार्क्स मेड बाय द लीडर स्पार्क ग्लोबल कंडेनमेंट, मतलब लीडर के आउटरीजियस रिमार्क ने वर्ल्ड में कंडेनमेंट जगाई, मतलब उसके शब्दों ने सबको शॉक किया और गुस्सा दिलाया। अगर रीजनेबल होते तो नॉर्मल समझते, लेकिन ये वर्ड्स अनएक्सेप्टेबल लगे। सिंपली ऐसे समझो कि सेलिब्रिटी का स्कैंडलस बिहेवियर से मीडिया फ्रेंजी हो गया, या फिर करप्ट पॉलिटिशियंस का डिस्ग्रेसफुल एक्ट, या पोल्यूशन की अपीलिंग का लेवल। अपोजिट देखें तो पब्लिक स्पीच का एक्सेप्टेबल टोन होना, या फिर फेयर प्राइसिंग का रीजनेबल डिसीजन होना, या फिर सिंपल ड्रेस का मॉडेस्ट लुक होना। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है आउटरेजियस का। आउटरेजियस मतलब हो गया शर्मनाक, अपमानजनक। तो स्कैंडलस मतलब भी सेम हो गया। डिसग्रेसफुल भी नहीं होगा, अपेलिंग भी नहीं होगा। एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा, बिकॉज एक्सेप्टेबल मतलब हो गया रीजनेबल एंड अलाउड। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। पैडागॉजिकल मतलब हो गया कि शैक्षणिक। सिंपल सी बात है कि पैडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग या फिर पढ़ाने का तरीका, या पढ़ाने या एजुकेशन से कुछ भी चीज जुड़ी हुई हो। मीन्स टू से रिलेटिंग टू द टीचिंग और एजुकेशन। सिनोनिम एजुकेशनल मतलब प्रोवाइडिंग नॉलेज। इंस्ट्रक्शनल मतलब क्या, फोकस्ड ऑन गाइडिंग या फिर टीचिंग मेथड्स। एकेडमिक मतलब कनेक्टेड टू योर स्कॉलरिटी, या फिर स्कूल बेस्ड कुछ जो होता है वो, ठीक है। एंटोनिम्स नॉन एकेडमिक मतलब कोई आपकी फॉर्मल लर्निंग या थियोरी से जुड़ा हुआ नहीं है। नॉन एजुकेशनल मतलब टीचिंग या डेवलपमेंट की वैल्यू वहाँ पे लैक है, ठीक है। अनबुकिश जो कि प्रैक्टिकल या फिर इनफॉर्मल से काफ़ी दूर है, विदाउट स्कॉलरली फोकस, है ना। या फिर जो किताबी नहीं है, किताबों से काफ़ी दूर है। एग्जाम्पल, द स्कूल adopted a new pedagogical approach that focused on the interactive learning। मतलब स्कूल ने एक नया पैडागॉजिकल अप्रोच अडॉप्ट किया जो इंटरैक्टिव लर्निंग पे फोकस करता है। मतलब टीचिंग का स्टाइल मॉडर्न और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया गया। सिंपली ऐसे समझो रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बैंकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पैडागॉजिकल मेथड यूज करो ताकि कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आए। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैडागॉजिकल? मतलब क्या हो गया, पैडागॉजी मतलब हो गया पढ़ाना या टीचिंग या पढ़ाने का कोई भी तरीका। तो नॉन एजुकेशनल तो होगा नहीं, है ना।
या नॉन एकेडमिक भी नहीं होगा, अनबुकिश भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कैसी हो गई, एजुकेशन के अगेंस्ट हो गई, अपोजिट हो गई। तो इंस्ट्रक्शनल क्या हो गया, किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, निर्देश से जुड़ा हुआ, ठीक है, सिखाने वाली बात हो गई। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कोलोसल, मतलब विशाल, या कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज या फिर ग्रेट साइज का। तो एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट सिनोनिम्स, मैसिव जो बहुत बड़ा है, विशाल है, हेवी इन साइज है या अमाउंट है। जाइगेंटिक मतलब जो जायंट है, बहुत बड़ा है, या इमेजिनरी स्केल से भी बड़ा है। जब हम नहीं बोलते कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है अपनी हाइट से, तो उसे क्या बोल देते हैं, जायंट। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, ड्वार्फ, टाइनी या स्मॉल। फिर एनॉर्मस मतलब जो बहुत अधिक है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा है, बिग इन साइज और क्वांटिटी, ओवरवेलमिंग जिसे बोलते हैं एंटोनिम। टाइनी मतलब जो छोटा है। स्मॉल जो साइज में काफ़ी छोटा है, बड़ा नहीं है। माइन्यूट मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑफन टू स्मॉल टू सी इजीली, इतना मतलब इतना छोटा है कि दिख जाता है, इतना भी छोटा नहीं है कि नहीं दिखे, और इतना छोटा है कि हाँ दिख जाता है। एग्जाम्पल, द कंपनी मेड अ कॉलोसल इन्वेस्टमेंट इन डी एक्सटेंशन रिसर्च, मतलब कंपनी ने डी एक्सटेंशन रिसर्च में एक कॉलोसल इन्वेस्टमेंट किया, मतलब बहुत बड़ी रकम लगाई, जिसे बिलियंस का फंड हो। सिंपली ऐसे याद रख सकती हो कि बैंकिंग में कॉलोसल लोन्स या इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होती है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है कॉलोसल का। कॉलोसल मतलब हो गया जायंट, बहुत बड़ा। तो टाइनी इसका आंसर होगा नहीं, छोटा होता है। माइन्यूट मतलब भी छोटा है, स्मॉल मतलब भी छोटा। तो जायजेंटिक, जायंट मतलब काफी बड़ा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, जायगेंटिक। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फॉरेजिंग। फॉरेजिंग का मतलब होता है खाने या फिर जरूरत की चीजों के लिए इधर उधर ढूंढना, ठीक है। सर्चिंग वाइडली फॉर फूड और प्रोविजन। सिनोनिम्स, स्कैवेंजिंग मतलब सफाई करना, बची खुची चीज़ों को इकट्ठा करना, पुरानी या छोटी चीज़ों को ढूंढना, ठीक है। हंटिंग मतलब शिकार करना, शिकार की तलाश में घूमना। ग्रेजिंग मतलब चरना या हल्का खाना ढूंढना या फिर चरना जिसे हम कहते हैं बेसिकली। एंटोनिम्स, इग्नोर मतलब नजरअंदाज कर देना, ध्यान नहीं देना। नेग्लेक्ट मतलब उसका भी मतलब क्या हो गया, छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना। ऑब्सक्योर मतलब कोई भी चीज अस्पष्ट होना, छिपाना, ठीक है, हाइड कर देना। इसका एक और सिनोनिम हमने बताया था, कंसील मतलब छुपा लेना। एग्जाम्पल, द एनिमल्स वर फॉर एजिंग थ्रू द टुंड्रा फॉर फूड, मतलब एनिमल्स टुंड्रा में फॉरेजिंग कर रहे थे, मतलब इधर उधर ढूंढ रहे थे सर्वाइवल के लिए। मतलब सिंपली ऐसे समझो कि बैंकिंग में फॉरेजिंग मेटामॉर्फिकली जैसे मार्केट ट्रेंड्स ढूंढना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है फॉरेजिंग का। फॉरेजिंग मतलब हो गया खाने की चीज ढूंढना, कोई भी चीज को ढूंढना, ठीक है। तो इग्नोर तो नहीं होगा, नेग्लेक्ट नहीं होगा, ऑब्सक्योर मतलब छुपा लेना हो जाएगा। तो ग्रेजिंग हो जाएगा, जैसे फार्मर्स या फिर जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करते हैं ना घास को, तो उसे ग्रेजिंग बोलते हैं, खाने की चीज़ों को ढूंढना, ठीक है, हल्का हल्का चरना। तो लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इंक्यूबेटिंग। इंक्यूबेटिंग मतलब हो गया विकासशील, मतलब इंक्यूबेशन का मतलब होता है धीरे धीरे विकास करना या कंट्रोल्ड कंडीशन में पैदा करना। जो लोग बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे तो उन्हें पता होता होगा कोई भी चीज का इंक्यूबेशन मतलब एक सर्टेन टाइम तक उसे सर्टेन टेम्परेचर या कंडीशन प्रोवाइड करना, सो दैट वो चीज जो है वो ग्रो कर पाए। मीनिंग, टू डेवलप और प्रोड्यूस ग्रेजुअली अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। सिनोनिम, नर्चरिंग मतलब पोषण देना, देखभाल करना। कल्टिवेटिंग मतलब खेती करना, विकसित करना या धीरे धीरे उगाना किसी भी चीज को, हमारी खेत को। फॉस्टरिंग मतलब हो गया कि समर्थन देकर बढ़ावा करना, प्रोत्साहन करना। एंटोनिम मतलब अपोजिट, नेग्लेक्टिंग मतलब उपेक्षा करना, देखभाल ना करना। अबैंडनिंग मतलब
त्याग कर देना, छोड़ देना, कंप्लीटली सपोर्ट ना करना। एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट आर इंक्यूबेटिंग मैमथ एलिफेंट हाइब्रिड एम्ब्रियो। साइंटिस्ट एक मैमथ एलिफेंट हाइब्रिड एम्ब्रियो को इंक्यूबेट कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल लैब में धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ऐसा समझो कि बैंकिंग में इंक्यूबेटिंग जैसे स्टार्टअप आइडियाज को इंक्यूबेटर्स में फॉस्टर करना फंडिंग के लिए। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है इंक्यूबेटिंग का। तो इंक्यूबेटिंग मतलब हो गया, हमने देखा कि अभी जो कि विकास हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़े, तो नर्चरिंग इसका आंसर हो जाना चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। अबंडिंग नहीं होगा, नेग्लेक्ट नहीं होगा, बी और सी तो कैसे ही होगा, और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो आंसर आ जाना चाहिए नर्चरिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फ्रुक्टिफाई। मतलब हो गया कि फलित करना, या फिर इसका मतलब होता है फल देना या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। ऐसा नहीं बोलते फ्रूटफुल, कोई चीज फ्रूटफुल रही मतलब क्या रही, उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। टू बियर फ्रूट और प्रोड्यूस रिजल्ट सिनोनिम्स। मटीरियलाइज मतलब वास्तविक रूप से लेना, टू बिकम रियल एंड एक्चुअल फ्रॉम एन आइडिया और अ प्लान। ईल्ड मतलब फल या लाभ देना, उपज होना। रिजल्ट मतलब परिणाम देना, नतीजा निकलना। एंटोनिम्स, फेल हो जाना मतलब सक्सेस नहीं मिली, असफल हो गए, विफल हो गए। विथर मतलब सूख जाना, मुरझाना। अबॉर्ट, हम नहीं बोलते मिशन अबॉर्ट कर दो, तो मतलब रद्द कर दो, अचानक से रोक दो बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के। एग्जाम्पल, द बेनिफिट्स ऑफ सच रिसर्च में फ्रुक्टिफाई ओनली आफ्टर सेंचुरीज। मतलब ऐसी रिसर्च के बेनिफिट सिर्फ सेंचुरीज बाद फ्रक्टिफाई हो सकते हैं, मतलब धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखेंगे पर टाइम लगेगा। ऐसे समझो कि बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट फ्रुक्टिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बता रहा है फ्रुक्टिफाई का मतलब फल देना, तो फेल तो आंसर होगा नहीं, अबॉर्ट होगा नहीं, विथर होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका मतलब होता है सूख जाना, ठीक है, मुरझा जाना। अबॉर्ट मतलब तो मिशन अबॉर्ट, अचानक से रोक देना। फेल मतलब तो विफल हो जाना। मटीरियलाइज हो सकता है आंसर क्योंकि इसका मतलब हो गया टू बिकम रियल और एक्चुअल फ्रॉम किसी आइडिया या फिर प्लान से। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज सिलॉइड। मतलब डाल दिया, मतलब सिलॉइड का मतलब होता है दूसरों से अलग करके रखा हुआ, कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन रोकने वाला। मीनिंग आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स स्पेशली इन अ वे दैट प्रिवेंट्स कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। सिनोनिम्स, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, किसी से इंटरेक्शन या कनेक्शन नहीं होना। कंपार्टमेंटलाइज्ड मतलब खंडों में बांट देना, डिवाइडेड इनटू दी सेपरेट सेक्शंस टू लिमिट मिक्सिंग और शेयरिंग। फ्रेगमेंटेड मतलब पीसेस में तोड़ देना किसी चीज को, इनकम्प्लीट रह जाना। एंटोनिम्स मतलब इंटीग्रेटेड, इकट्ठा हो जाना, जोड़कर एक बना देना, ठीक है। कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ है, लिंक कर रहा है एक दूसरे से। टीम वर्क जिसको बोलते हैं। यूनिफाइड मतलब यूनिटी नहीं होता, यूनिटी मतलब एक साथ काम करना, तो मतलब ब्रॉट टुगेदर एज वन, एकजुट होना। एग्जाम्पल, द NEP एम्स टू एलिमिनेट द सिलॉइड स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। मतलब NEP हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के सिलॉइड स्ट्रक्चर को खत्म करने का लक्ष्य रखता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करके बेटर कोलैबोरेशन लाना। जैसे बैंकिंग में सिलॉइड डिपार्टमेंट जैसे IT और फाइनेंस अलग रहने से प्रॉब्लम होती है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बता रहा है मतलब अपोजिट। सिलॉइड मतलब हो गया कि किस दूसरों से अलग करके रखा हुआ, मतलब आइसोलेटेड रखा हुआ। तो इंटीग्रेटेड मतलब हो गया कि एक साथ रखा हुआ, तोड़ा नहीं है। आइसोलेटेड मतलब अलग रखा हुआ है। फ्रेगमेंटेड मतलब पार्ट्स में बांट दिया है। तो B और C तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, इंटीग्रेटेड, जो एक साथ है, जुड़ा हुआ है, एक साथ मिलके फंक्शन कर रहा है। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पोटेंट मतलब शक्तिशाली, बहुत शक्ति, प्रभाव या असर वाला। इसको नहीं बोलते, ये इसके अंदर पोटेंसी है ये काम करने की, मतलब शक्ति है ना।
मीनिंग हैविंग अ ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट. सिनोनिम्स पावरफुल मतलब possessing strength और एबिलिटी टू अचीव सिग्निफिकेंट रिजल्ट. स्ट्रॉन्ग मतलब जो मजबूत है. इफेक्टिव मतलब जिसका प्रभाव है ना, एफिशिएंटली काम कर रहा है, जिसका प्रभाव है. एंटोनिम्स मतलब वीक, जो कमजोर है. इनइफेक्टिव मतलब प्रभावी नहीं है. पावरलेस मतलब जो शक्तिहीन है, इसके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी चीज को कंट्रोल करने की या पोटेंट बनाने की. एग्जाम्पल, द मेमोथ इज कंसिडर्ड अ पोटेंट सिंबल इन अ क्लाइमेट रिस्टोरेशन स्ट्रेटेजी. मतलब मेमोथ को क्लाइमेट रिस्टोरेशन स्ट्रेटेजी में एक पोटेंट सिंबल माना जाता है. मतलब बहुत पावरफुल आइकन जो लोगों को इंस्पायर भी करता है. सिंपली ऐसे समझो, बैंकिंग में पोटेंट पॉलिसीज जैसे आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन इकोनॉमिक पे बड़ा असर डालती है. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. के एंटोनिम बताना है मतलब अपोजिट. पोटेंट मतलब हो गया शक्तिशाली, तो पावरफुल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग मतलब भी सिनोनिम हो जाएगा. इफेक्टिव मतलब भी क्या हो जाएगा, जो प्रभावी है. तो वीक इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कमजोर है. लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रिगरस. रिगरस मतलब हो गया कठोर, बहुत गहरा, पूरा या एक्यूरेट बिना किसी काम का. ठीक है. मीनिंग एक्सट्रीमली थरो, एग्जॉस्टिव और एक्यूरेट. सिनोनिम स्ट्रिक्ट मतलब कठोर है काफी, नियमों का सख्त पालन करता है. स्ट्रिंजेंट मतलब इम्पोजिंग सीवियर और टाइट रिस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर प्रिसीशन. ठीक है. मेटिकुलस मतलब सावधान रहना, बहुत सतर्क रहना. एक्सट्रीमली केयरफुल एंड अटेंटिव टू एवरी डिटेल. स्ट्रिंजेंट मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कड़े हैं, एकदम अपनी बात पे अड़े हुए हैं, है ना. एंटोनिम्स मतलब अपोजिट हो जाएगा. लीनिएंट मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, उदार है. ठीक है. हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, माइल्ड ट्रीटमेंट किया है किसी स्ट्रिक्टनेस के बिना. केयरलेस मतलब लापरवाही हो गए, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दे रहे किसी भी डिटेल को. एरर पे एरर किए जा रहे हैं. लेक्स मतलब ढीला या कमजोर. लैकिंग डिसिप्लिन, ओवरली रिलैक्स्ड है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है. एग्जाम्पल, द क्लेम्स मेड बाय द साइंटिस्ट मस्ट अंडरगो रिगरस पीयर रिव्यूज. मतलब साइंटिस्ट के क्लेम को रिगरस पीयर रिव्यू से गुजरना पड़ता है. मतलब एक्सपर्ट द्वारा बिल्कुल थरली चेकअप होता है. सिंपली ऐसे समझो कि बैंकिंग में रिगरस ऑडिट्स जैसे आरबीआई के इंस्पेक्शन फ्रॉड रोकने के लिए जरूरी है. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. कि एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है. रिगरस का, रिगरस मतलब हो गया कठोर, मतलब टफ. तो स्ट्रिक्ट तो आंसर होगा नहीं क्योंकि वो खुद टफ होता है. ठीक है. स्ट्रिंजेंट भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, एकदम कड़े हुए हैं, डटे हुए हैं. मेटिकुलस मतलब भी हो गया कि वो एक्सट्रीमली केयरफुल है, सतर्क है, सावधान है. केयरलेस इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब हो गया जो केयर फ्री है. ठीक है. जो किसी भी डिटेल पे अपना अटेंशन नहीं देता है. लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एक्सपीडाइट. एक्सपीडाइट मतलब हो गया शीघ्रता से, मतलब किसी भी प्रोसेस को तेज करना या जल्दी जल्दी पूरा करना, स्पीड अप करना. टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ समथिंग. सिनोनिम हैस्टन मतलब क्या हो गया, जल्दी जल्दी करना, जल्दबाजी में आगे बढ़ना. टू कॉज समथिंग टू हैपन सूनर और मोर क्विकली देन यूजुअल. एसेलरेट मतलब तेज करना, गति बढ़ा देना. टू इंक्रीज द स्पीड रेट ऑफ अ प्रोग्रेस या फिर मेकिंग थिंग्स मूव फास्टर. क्विकन मतलब क्विक करो, जल्दी जल्दी करो. टू मेक समथिंग फास्टर और मोर रैपिड इन अ पेस और अ एक्शन. एंटोनिम्स मतलब अपोजिट. डिले मतलब धीमा करना, विलंब कर देना. टू मेक समथिंग टेक लॉन्गर और पोस्टपोन इट इंटेंशनली. हिंडर मतलब बाधा डालना, रोकना, उस चीज को कठिन बनाना. टू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स दैट स्लो डाउन और प्रिवेंट प्रोग्रेस. ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधित कर देना, बाधा रुकनी नहीं चाहिए, रुकावट डाल देना. टू ब्लॉक और इम्पीड द वे causing slowdowns. Example, new technology can help expedite data analysis in research. मतलब नई टेक्नोलॉजी रिसर्च में डेटा एनालिसिस को एक्सपेडिट करने में मदद कर सकती है, मतलब प्रोग्रेस को बहुत तेज बना सकती है. सिंपली ऐसे समझो कि बैंकिंग में लोन अप्रूवल्स को एक्सपेडिट करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर.
ओके, एंटोनिम बताना है मतलब अपोजिट, एक्सपीडिएट मतलब हो गया काफी तेज, शीघ्रता से। तो ये तो यही दिख गया इसका आंसर डिले, बिकॉज डिले मतलब होता है लेट। हैस्टेड मतलब हो गया जल्दी जल्दी करना। एसेलरेट मतलब फास्ट कर देना, ये भी नहीं होगा। क्विकन मतलब जल्दी जल्दी कर देना, तो आंसर हो जाना चाहिए डिले। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। तो गाइज आज का वीडियो यही तक था। आपको शायद मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंज महसूस हो रहा होगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। आज की वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत भी लगी है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो एडवांस में रिकॉर्ड करके रखूँ ताकि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और कोई वर्ड जिसका आपको मीनिंग या फिर एंटोनिम सिनोनिम हैंड टू हैंड याद हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। इंक्लूडिंग हमारे चैनल पे कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस एंड बैंकिंग अपडेट्स भी अवेलेबल है, आप उसे भी जाके चेकआउट करिए, वो भी आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।